दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी, जिसे नेपाल में सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अस्थिर नदियों में से एक है जो बाहर से किसी और देश से भारत में बह के आती है। अगर आप इसके ओरिजिन उद्गम स्थल की बात करोगे तो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उद्गम स्थित है। इसका प्राथमिक उद्गम जो है वो तिब्बत हिमालय में गोसाई थान नाम की एक जगह है। उसके उत्तर में मौजूद है मत्सांग सांगपो नाम का एक ग्लेशियर। वहीं से पिघल के कोसी नदी आगे बढ़ती है। यहां से निकलने के बाद ये नदी दक्षिण दिशा में बहती हुई नेपाल के तराई क्षेत्र में जाती है और वहां से होते हुए भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इस हिसाब से अगर इसकी लंबाई देखोगे तो अलग अलग स्रोतों में अलग अलग अंतर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 720 से 730 किलोमीटर के बीच में है। अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में ये नदी उत्तरी बिहार में बहते हुए गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यानी इसका जो मुहाना है वो बिहार राज्य के कटिहार जिले में कुर्सेला नाम की जगह पर होता है, जहां ये गंगा नदी से मिलती है और ये संगम भागलपुर के बिल्कुल नजदीक मौजूद है। अब भारत की कोसी नदी को समझने के लिए हमें नेपाल की सप्तकोशी प्रणाली और सहायक नदियों के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, कोसी नदी जब नेपाल में प्रवेश करती है तो इसके बाद ये कुल 7 नदियों के संगम से एक विशाल नदी प्रणाली का निर्माण करती है, जिसके कारण इसे सप्तकोशी का नाम दिया गया है। मतलब 7 नदियां मिलती हैं तो सप्तकोशी बन गई। इस सप्तकोशी प्रणाली से ही कोसी नदी में भयंकर जल आता है और गाद, मिट्टी जिसको आप कहते हो, उसका प्रवाह आता है। अब इन 7 नदियों में भी 3 नदियों का महासंगम होता है। एक है अरुण कोसी, जो कि सप्तकोशी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका उद्गम भी आपको तिब्बत क्षेत्र में होता हुआ नजर आता है। दूसरी है तमोर कोसी, जो कि पूर्वी शाखा है, पूर्व दिशा से आती है। और तीसरी है सुन कोशी, जो कि पश्चिमी प्रमुख शाखा है, जो स्वयं 5 नदियों के मिलने से बनी हुई है। सुन कोशी में कौन कौन सी नदी आके मिलती है? एक तो दूध कोशी मिलती है, दूसरी तमा कोशी, तीसरी इंद्रावती और चौथी भोटे कोसी। तो इसका मतलब दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रावती, भोटे कोसी और सुन कोसी, पांचों को मिलाएंगे तो सुन कोसी बनी है। सुन कोसी, तमोर कोसी और अरुण कोसी को मिलाएंगे तब जाके कोसी का विकराल रूप तैयार होता है जो भारत के अंदर आता है। बोलो, इस बात में कोई कंफ्यूजन है क्या? भाई, 3 प्रमुख नदियां हैं, अरुण, तमोर, सुन कोसी। सुन कोसी में मिल रही है दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रावती और भोटे कोसी। अब सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी नेपाल के कोसी प्रोविंस के धनकोट डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी संगम या फिर त्रिवेणी स्थल के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, जरूरी जगह है। अच्छा, जब कोसी भारत पहुंचती है तब भारत में भी इससे कुछ एक छोटी बड़ी सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे कि त्रिजंगा, भूतई बलान, कमला बलान और बागमती। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो भारत के मैदानों में कोसी से आके मिलती है। जब बारिश का मौसम आता है, बाढ़ का मौसम आता है, तब ये छोटी बड़ी सहायक नदियों का पानी इसी कोसी में जाके मिलता है, जिससे कि बाढ़ जो है विकराल हो जाती है। बात करेंगे कोसी के भारत में प्रवेश से कि भाई इसका प्रवेश कहाँ से होता है, तो ये जो प्रवेश है मुख्य रूप से भीमनगर, जो कोसी बैराज का स्थान है जहाँ पे कोसी बैराज बना हुआ है, उसी रास्ते से होता है। यह उत्तरी बिहार के विशाल जलोढ़ पंखे से होकर बहती है, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया शामिल हैं। अब देखो, कोसी नदी कोई मामूली नदी नहीं है। कोसी नदी के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। सबसे पहले हमें कोसी नदी की जो भू आकृतिक विशेषताएं हैं उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझो कि जब ये नदी हिमालय से होकर बहती है तो ऊपर से नीचे आती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, गाद होती है। हिमालय से बहते वक्त तो इसको ढलान मिलती है तो गाद आसानी से बहती हुई चली आती है, बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। लेकिन जब ये भारत पहुंचती है तो भारत में है मैदान, मैदानों में वो स्पीड कम हो जाती है पानी की, तो ऐसे में बिहार में ये जो गाद है, जो मिट्टी है, उसको छोड़ देती है। अब आप जरा सोच के देखो कि लगातार मिट्टी एक जगह पे छोड़ी जा रही है तो होगा क्या? धीरे धीरे करके उस मिट्टी का स्तर बढ़ने लगेगा, मतलब जो भूमि का स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। अब ऐसे में नदी ऊंची जगह पे कैसे बहेगी? तो नदी ढूंढती है निचला रास्ता। निचले रास्ते में मान लो कि बीच में कोई गांव आ जाए तो वो पानी जो है पूरा का पूरा गांव में आ जाता है, और गांव में आ गया तो सीधे सीधे बाढ़ आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 200 सालों के अंदर
इस नदी ने पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक भारी विस्थापन किया है। मतलब 200 साल पहले अगर ये नदी पूर्व दिशा में यहां से बहती थी तो आज लगभग 150 किलोमीटर आगे तक ये बढ़ गई है। इसने अपना रास्ता इतना चेंज कर लिया है, विस्थापन कर लिया है। पूरे विश्व में ये जो रास्ता बदलने की दर है, ऐसी दर किसी और नदी की नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो नदी है ये गतिशील जलोढ़ पंखे पर बहती है। 2008 में एक भीषण बाढ़ आई थी, उसका मेन कारण भी यही था। अब ये चुनौती बार बार देखने को मिलती है कि कहाँ परियोजना बनाई जाए, कैसे परियोजना बनाई जाए, क्योंकि कभी भी रास्ता बदल जाता है। भाई वो मिट्टी लाना बंद तो करेगी नहीं, मिट्टी जमाना भी बंद नहीं करेगी, ऐसे में वो रास्ता बदलना भी बंद नहीं करेगी। अब ऐसा नहीं है कि इसका पूरा पूरा नुकसान ही है, कुछ एक फायदा भी है। कोसी टप्पू वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हमें जानना जरूरी है। एक तरफ तो ये बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, विनाश लेके आती है, दूसरी तरफ ये पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देती है। कहने का अर्थ ये है कि एक अभ्यारण्य बना हुआ है इसके आसपास, जिसको हम कहते हैं कोसी टप्पू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपको नेपाल के पूर्वी तराई क्षेत्र में देखने को मिलेगा और ये पूरा का पूरा स्थल बाढ़ आने की वजह से एक रामसर स्थल बन गया है, वेटलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, आर्द्र भूमि, और बड़ी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है यहाँ पे रहने वाले जानवरों के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 480 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें साइबेरियाई प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं और जंगली भैंस हैं, उनका घर इसको माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस नदी में बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र को बहुत फायदा होता है, इस क्षेत्र को पोषित करने का काम ये बाढ़ करती है और ये नदी इसके लिए ज़रूरी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि प्रकृति की भाषा को आज तक कोई ठीक तरीके से समझ नहीं पाया है। इसके विनाश में भी सर्जन है, इसके सर्जन में भी विनाश है। आखिर में बात कर लेते हैं कोसी नदी से जुड़ी परियोजनाओं और नहर प्रणालियों के बारे में। तो देखो, कोसी नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नेपाल और भारत के बीच में एक संधि हुई थी 1954 के अंदर, जिसके तहत कोसी बैराज बनाया गया था। ये कोसी बैराज जो है वो भीमनगर, नेपाल की सीमा के पास स्थित एक बांध है, जिसका निर्माण 1958 से 1962 के बीच में हुआ था और इसमें 56 फाटक बने हुए हैं। इस परियोजना के तहत बैराज तो बनाया गया था, साथ में नदी को एक निश्चित रास्ते यानी चैनल में सीमित रखने के लिए दोनों किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारें बांधी गई थी, जिसको आप तटबंध कहते हो, जो कि पूर्व से पश्चिमी ओर बनी हुई थी, एक तरफ पूर्व में और एक तरफ पश्चिम में। इसका निर्माण 1973 की बड़ी बाढ़ के बाद शुरू हुआ था। कुछ विशेषज्ञों ने उस टाइम पे ये सलाह दी थी कि आपने ये दोनों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक रास्ता है अगर आप रोकने जाओगे तो आगे जाके ये नदी का पानी इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देगा, और कहीं ना कहीं आगे जाके हुआ भी ऐसा ही था। बात करोगे इसकी प्रमुख नहरों के बारे में और सिंचित क्षेत्र के बारे में, तो भीमनगर बैराज से 2 बड़ी नहर प्रणालियां निकाली गई हैं जो उत्तरी बिहार के बड़े कृषि क्षेत्र को पानी देती हैं। इसमें पहले आती है पूर्वी कोसी मुख्य नहर, जिसको EKMC के नाम से जाना जाता है। ये नहर प्रणाली मुख्य रूप से बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया ऐसे जिलों में सिंचाई करती है। आज की तारीख में ये नहर प्रणाली लगभग 9.96 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी देती है। फिर दूसरी बनी पश्चिमी कोसी मुख्य नहर, जिसको WKMC के नाम से जाना जाता है। ये जो नहर है नेपाल और बिहार के मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों के हिस्सों में सिंचाई करने के लिए बनाई गई थी। ये परियोजना 53 साल तक अधूरी रही, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पूरा किया है, ताकि मिथिला क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर जमीन तक पानी पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, ये हो जाता है कोसी प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान शब्दों में इसके पूरे मार्ग को समझा सकूं, और जो जो इंपॉर्टेंट स्थल मैंने आपको बताए हैं, जैसे त्रिवेणी संगम हो गया या भारत में प्रवेश द्वार हो गया, इनको आप स्पेशली याद रखना, क्योंकि आंसर बनाने के टाइम पे इन पॉइंट्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।